हेलो दोस्तों, वेलकम टू विचार एंड वाइब्स। आज मैं शुरुआत करना चाहता हूं एक मैसेज जो भेजा है मुझे पुनीत कुमार 5037 ने। तो पुनीत लिखता है कि सुपर सर, अमेजिंग, सच में आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। और अब तो जो अंडररेटेड वॉइस आर्टिस्ट थे उनको भी सामने आने का मौका मिल रहा है सिर्फ आपकी वजह से। और सिर्फ इतना ही नहीं, जिनको डबिंग में इंटरेस्ट है उनको सब कुछ सीखने को मिल रहा है। दिल से थैंक यू है आपका अमित सर। पुनीत, थैंक यू सो मच। और पिछले कुछ दिनों में हमारे जितने भी एपिसोड्स आए हैं उसके बाद जो हमारी कॉन्वर्जेशन होती है, बहुत लोगों को ये एहसास हो रहा है कि विचार एंड वाइब्स क्यों है, क्यों एग्जिस्ट करता है। अंडररेटेड, ओवररेटेड, सुपर हिट, सुपर हीरो, है ना, ऑफिशियल वॉइस, ये वॉइस, ये सब चीज़ें तो हम लोग का एक्सप्रेशन है बोलने का। लेकिन इस इंडस्ट्री में या कला के क्षेत्र में जो भी आर्टिस्ट काम करता है ना, वो इस शिद्दत से करता है, इस मेहनत से करता है, इस तन्मयता से करता है कि अपना बेस्ट परफॉर्म करे। और सभी लोग यहाँ इस इंडस्ट्री में आते हैं अपना बेस्ट परफॉर्म करने और उसको उस अपनी कला को एक्सप्लोर करने के लिए। और आज विचार एंड वाइब्स में हम एक्सप्लोर कर रहे हैं एक और ऐसे अमेजिंग आर्टिस्ट के साथ जिसका नाम है हरीश मोइली। थैंक यू अमित, मुझे इस शो में बुलाने के लिए। मैं काफ़ी टाइम से आना चाहता था। नहीं नहीं, और हमारी बात हुई थी शुरू में ही, जब मैंने शुरू किया था ये जी, जी, अपना जी, ब्लैक क्लोवर के आर्टिस्ट के साथ शुरू कर रहा था। राइट, फिर राइट। उस समय शुरू हुआ, फिर मौका एक बार हमारी शायद बात भी हुई थी, उसमें फ्लो नहीं बन पाया, बट देर आए दुरुस्त आए। कैसा मेरा भाई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। यहाँ आके अच्छा लग रहा है? पता नहीं, बट यहाँ आके हमेशा ही अच्छा लगा है ना? ऐसा एक घर जैसा माहौल है और बहुत अच्छे से विचार एंड वाइब्स के वाइब बहुत अच्छे हैं। तो अच्छी है। हाँ, थैंक यू सो मच। और सब लोगों को अच्छी भी लग रही है वाइब्स जो हम बात करते हैं, अलग अलग आर्टिस्ट से बात करते हैं, अलग अलग टेक्नीशियन से बात करते हैं। तो आज का सिलसिला हम हरीश से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जानते हैं, आप लोगों को भी जानना होगा कि हरीश भाई, ये जो हरीश बाय द वे बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन है, बहुत अच्छा फुटबॉलर है, उसके बारे में बात करेंगे। हम लोग फुटबॉल भी खेला हमने साथ में बहुत। और हरीश की पर्सनैलिटी से ही लगता है वो बहुत एथलेटिक पर्सनैलिटी है। लेकिन ये डबिंग और वॉइसिंग और ये कलाकारी कैसे शुरू हो गई मेरे भाई? ये बस हो गई, मतलब कुछ सोचा नहीं था। सो बेसिकली मैं बॉम्बे में ही पला बड़ा हूँ। यहीं पर मेरी पढ़ाई हुई है। और हो कहाँ से तुम? मैं ओरिजिनली मैंगलोर से हूँ, ओके। बट बॉर्न एंड बॉट अप इन बॉम्बे, मुंबई। स्टडीड इन बॉम्बे। तो मैं पूरा बम्बईया ही हूँ। और सो वही कुछ, मतलब मैं वो स्टूडेंट हूँ, एकदम एवरेज स्टूडेंट था। कुछ मुझे पता नहीं था लाइफ में करना क्या है। तो वही 8-11 की ट्रेन पकड़ के नौकरी शुरू की। अच्छा। फिर काम पे जाते थे। लेकिन एक चीज़ मुझ में अभी तक है कि मैं वर्कशॉप्स कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। मतलब अपने तभी करता था क्योंकि अपने स्किल को डेवलप करने के लिए, कि भाई रेज्यूमे में काम आ जाएगा, ऐड कर सकते हैं, नौकरी मिल जाएगी, दूसरी जगह एक अच्छा। तो नौकरी क्या कर रहे थे तुम? मैं ज़रा वो पूछना चाहता हूँ। सो अगेन शुरुआत की कॉल सेंटर से। कुछ महीने सो तभी मैं फुटबॉल खेला करता था। तो हाँ, तुम स्कूल हाँ, पे या कॉलेज लेवल पे खेले हाँ, हो ना? आगे तक हाँ, फिर खेले हो? उसके बाद क्लब्स के लिए भी क्लब्स पे भी खेलता खेले था। हो? तो मैं ऐसी नौकरियाँ ढूँढता था जहाँ मुझे खेलने भी मिले, अच्छा। या टाइम मिल जाए ताकि मैं क्लब के लिए खेल सकूँ, क्योंकि फुटबॉल तभी एक मेरा पैशन हुआ करता था, है भी, बट अभी इतना खेलता नहीं हूँ। तो एज़ नॉर्मली उस ज़माने में कॉल सेंटर पैसे अच्छे दिया करते थे, तो मैं कॉल सेंटर जॉइन किया। फिर उसके बाद वो तो ज़्यादा चला नहीं, 5-6 महीने मैंने किए, फिर देन आई मूव टू बैक ऑफ़िस। वहाँ पे टाइम मेरा सेट होने लगा, मैं खेलने भी लगा, फिर कंपनी के लिए भी खेलने लगा। ऐसे कौन सी कंपनी में जॉब करते थे तुम? इंटेलिनेट नाम की कंपनी में काम करता था। तो तो उनकी फुटबॉल टीम भी उनकी थी? फुटबॉल टीम थी। और अच्छा, जो हुआ ये, कॉर्पोरेट इवेंट्स में रिप्रेजेंट करते थे तुम? इवेंट्स नहीं, वो लोग यहाँ के लीग में भी खेलते अच्छा, थे। लीग में भी लीग खेलते में थे? भी खेलते थे। क्या और बात सारे मेरे दोस्त ही थे, मतलब हमने कहीं ना है! कहीं पहले साथ में खेला हुआ है, या वैसा था। तो एक बहुत अच्छा माहौल बन गया था, कंफर्टेबल हो गया था मैं। बट एट द सेम टाइम तभी मेरी इंजरी हुई। एंड सॉरी।
और फिर आई डोंट नो व्हाट, आई डिडंट नो व्हाट टू डू बेसिकली। अच्छा, इंजरी क्या हाँ, नी गहरी हो गई? इंजरी हुई थी। अच्छा। तो उसके बाद फिर एक रियलाइज़ होता है, एक रियलाइज़ेशन आ जाता है कि यार नौकरी से तो कुछ होगा नहीं। अभी और पता नहीं, एक 25 साल की उम्र में अगर आप इंजर्ड हो जाते हो, तो आपको पता नहीं आप कहाँ तक जाओगे। और तब तुम्हारा तो यही ड्रीम था कि मेरे को फुटबॉल आगे खेलते रहना जब तक मैं खेलूं, हाँ, है ना? हाँ, हाँ। किसी भी क्लब के साथ या किसी कंपनी को ज्वाइन करूं तो उसके हाँ, टीम में रहूं। राइट, 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 बट वो राइट। नी इंजरी हो गई और तुम फुटबॉल नहीं खेल नहीं पाए। खेल पाए। तो उसके बाद व्हाट नेक्स्ट? व्हाट नेक्स्ट? हम्म, लेकिन अ, एक एक अच्छी चीज़ ये थी कि मेरे फर्स्ट जॉब में हम्म, सो मैं बहुत ही इनएक्सपीरियंस्ड आदमी था, मैंने कभी काम-वाम नहीं किया था। तो फर्स्ट जॉब में कैसे होता है, आप बहुत नाइव होते हो, हम्म, आप में एक्सपीरियंस कम होती है। हम्म, तो एज़ अ पर्सन मैं बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। मतलब अगर अच्छा है तो मैं अच्छा है बोल दूँगा, हम्म। अगर खराब है तो मैं बोल दूँगा हाँ, खराब है। फिर मैंने सीखा कि खराब है को खराब है नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं ठीक है या कम अच्छा कम है। अच्छा। तो तो इसके लिए मुझे मेरे जो बॉस थे उन्होंने ट्रेनिंग में भेज दिया। एक 1 डे वर्कशॉप है हाँ, ऑन असर्टिव स्पीकिंग के एक वर्कशॉप में भेज दिया। और तब मुझे पहली बार पता चला कि ओह! वर्कशॉप में बहुत कुछ सीखा जा सकता है। वर्कशॉप्स होते ही इसी के लिए। हम्म, क्योंकि मुझे उससे पहले लगता था कि भाई कुछ भी सीखना है तो तुमको फॉर्मल डिग्री लेनी पड़ेगी, हम्म, जिसके लिए तुमको 2-3 साल और पढ़ना पड़ेगा। हम्म। तो उससे थोड़ा डर लगता था। सो दैट चेंज्ड माय कंप्लीट पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव हाँ, टुवर्ड्स टुवर्ड्स वर्कशॉप्स। वर्कशॉप एंड लर्निंग वर्कशॉप्स आल्सो। इन एंड लर्निंग। हम्म, और मैं लर्निंग के तरफ बहुत इंक्लाइंड हूँ, टू बी वेरी नाइस। ऑनेस्ट। मुझे आज भी मुझे कुछ ना कुछ सीखना ही होता है। मैं कुछ ना कुछ सीखता रहता हूँ। हम्म, तो सो वहाँ से ये लर्निंग की जर्नी शुरू हुई। हम्म। बस हो गई, आई मीन थैंक्स टू माय एक्स बॉस। एक्स बॉस। तो उसके बाद कट टू रिसेशन का टाइम था वो, नौकरी 2009 10। 8-9, हाँ, 8-9। 8-9, हाँ। हाँ। फिर ये करते-करते फिर मैंने जॉब चेंज किया, बट आई केप्ट ऑन लर्निंग। अ, कौन-कौन से कोर्सेज़ किए तुमने, मतलब वर्कशॉप्स की? याद है कुछ मैंने अभी? ये असर्टिव स्पीकिंग वाली वर्कशॉप तो मुझे याद है क्योंकि वो मुझे करवाई गई थी। हुँ। उसके बाद मैं इतना कुछ ख़ास तो याद नहीं, बट एक्सेल अच्छा, मतलब अपने काम एक्सेल, से रिलेटेड हाँ, काम से अलग-अलग वर्कशॉप्स करते एक्सेल रहते। सीखने के लिए कुछ वर्कशॉप कर लिया, हुँ। पीपीटी कैसे बनाना है उसके अपने आप लिए को थोड़ा अपग्रेड करते रहे। अपग्रेड करने के लिए, राइट, राइट, राइट। फिर हुआ यूँ कि आई केम अक्रॉस, फिर देयर वाज़ अ टाइम जब मैं 6 महीने के लिए जॉबलेस था। अच्छा। मैं फिगर आउट कर रहा था करना क्या है, क्या करूँ, कैसे करना है, एंड एट द सेम टाइम मैं इंटरव्यूज़ दे भी रहा था बट नथिंग वाज़ वर्किंग आउट। हुँ। तो तब मैंने सोचा, तो कॉलेज में मैं गिटार बजाया करता था, अच्छा। थोड़ा गिटार भी सीखा है मैंने। तो कॉलेज में मैं वो सब टाइम पास किया करता था, अभी हर हाँ। कोई करता है हुँ, वो। हुँ। तो मैंने अच्छा, सोचा, गिटार की भी वर्कशॉप या गिटार की क्लास ली थी तुमने? नहीं, मुझे मेटल म्यूज़िक का काफ़ी शौक था। अच्छा। हाँ, तो थोड़ा तभी गिटार सीखा, वो भी 2-4 महीने सीखा। इतना हुँ। आता था कि 4 गाने बजा सकें, लोग बैठे हैं, तभी अच्छा लगता था। माहौल माहौल। माहौल जम गया है, अच्छा लगता था तभी। हाँ, लड़कियों को भी अच्छा लगता था, अरे हाँ। वाह! कितना अच्छा गिटार बजा रहा है एंड ऑल ऑफ दैट। हाँ। तो कमिंग बैक, फिर तो मैं उस दौरान जब मेरे पास जॉब नहीं था फॉर हुँ। 6 मंथ्स, मैंने सोचा क्लासिकल संगीत सीख लेते हैं। अच्छा, तो मैंने वो शुरू क्या किया। बात है भाई! अ, सही है। तो तो क्लासिकल तुमने सीखा? सीखना शुरू किया। सी वोकल? वोकल, हाँ, सीखना शुरू किया तो तभी बट एक चीज़ मुझे हमेशा से फ़ैसिनेट की थी, वो थी वॉइस ओवर्स। अच्छा। कि सो बेसिकली वॉइस ओवर्स में भी एक जॉनरा मैं बोलूँगा, थोड़ा फ़नी लगेगा, हुँ। नॉट एनिमेशन, नॉट नथिंग, बट इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं। तो ये जब बोलते थे ना, ये हाँ। मुझे बचपन से ही बहुत अच्छा लगता था। अच्छा, तो मैं वो मिमिक किया करता था या कुछ करता था कि इस अच्छा। प्रोग्राम के प्रायोजक हैं, आप देख रहे हैं दूरदर्शन पर, इस पर, उस पर। हाँ, करेक्ट, तो करेक्ट। हाँ, तो मुझे वो बड़ा मज़ा आता था। जो तो मैं चैनल वॉइस होती है जो, चैनल है ना? वॉइस होती है। हाँ। तो मैंने अपने जो सर हैं उनसे बोला कि सर, तो उनको सिखाते-सिखाते उनको ये एक सर कौन थे? जो जो आपको ये मैं तो इनको अपना गुरु मानता हूँ, चंद्रशेखर फंसे जी करके हैं। ओके, वो बहुत ही बढ़िया सितार प्लेयर हैं
अच्छा, और संगीत भी सिखाते हैं। तो अ, उनसे तुम सीख रहे थे? हाँ, मैं उनसे सीख रहा था और उनको उस दौरान किसी से वो बात कर रहे थे, उनको शायद एक फ़ोन आया और वो कुछ स्टूडियो का बात कर रहे थे। उससे पहले मैंने कभी भी एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में कदम भी नहीं रखा था, मुझे पता ही नहीं था ये दुनिया क्या है, होती कैसे क्या होता है अंदर। हुँ, तो मैंने कहा कि सर मुझे इस चीज़ में थोड़ा इंटरेस्ट है, ये वॉइस ओवर वगैरह कैसे करते हैं? तो सर बीइंग सर उन्होंने कहा कि करना है, फाइंड आउट करना पड़ेगा। मैंने कहा अच्छा, कैसे करते हैं सर? कुछ है तो बताओ ना कैसे क्या करना है? बोले सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज जाओ, वहाँ पे एक कोर्स होता है। सो बेसिकली दैट तो बोलता है तो उन्होंने कहा कि मुझे मुझे भी इतना आइडिया नहीं है बट वहाँ पे होता है, वहाँ पे कई कोर्सेज़ होते हैं। तुम वहाँ जाओ और पता करो। मैं वहाँ से निकला, ट्रेन पकड़ी, अंधेरी में मेरे क्लासेस होते थे। मैंने ट्रेन पकड़ी, मैं सीधा सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज चला गया। अच्छा। और वहाँ गया, वहाँ फिर मुझे पता चला कि वहाँ पर एक ABCDE नाम का एक कोर्स होता है, जिसके फैकल्टी एक एक्स आरजे थे, आरजे हैं थे, वो लेते थे। तो उनके थ्रू मुझे पता चला कि डबिंग भी कुछ होता है। सो डबिंग वाज़ अ जस्ट थियोरेटिकल पार्ट ऑफ इट। हुँ, हुँ, तो मैंने कहा अरे वाओ! और एंड दैट कोर्स बेसिकली वाज़ ऑन पब्लिक स्पीकिंग या मोर टुवर्ड्स रेडियो। हुँ, हुँ। हाँ, कि रेडियो आपको प्रेज़ेंटेशन अपनी कैसे आवाज़ से मिलवा रहे थे वो, सो दैट यू कैन हाँ, एक्सप्लोर विथ योर वॉइस एक्सप्लोर विद योर वॉइस फ्रॉम हाँ, रेडियो पर्सपेक्टिव, रेडियो आरजे वगैरह। पर्सपेक्टिव हाँ, या या ई-लर्निंग पर्सपेक्टिव, करेक्ट, ऑडियो बुक करेक्ट। डबिंग पर्सपेक्टिव। सिर्फ़ उन्होंने थ्योरी डबिंग के खाली तौर पे सिर्फ़ बताया कि कि डबिंग भी होती ऐसा है, ऐसा भी होता होता है। है। तो और इसका एक और प्लस पॉइंट था ये कोर्स का कि ये लोग एक फ्री सैंपल बना के दे रहे थे, अच्छा, उन्हीं के स्टूडियो में। तो मैंने कहा यार क्यों नहीं हो रहा है और सैटरडे टाइम भी है, सैटरडेज़ हुआ करता था ये कोर्स। बोला ठीक है चला जाता हूँ। हुँ। तो यहाँ से मेरी वॉइसिंग की शुरुआत हुई। तो कोर्स किया वो? मैंने वो कोर्स कितने किया। दिन का कोर्स था वो? वो आई थिंक 3 ऑड मंथ्स का कुछ था। वीकेंड? हाँ, सैटरडेज़ ओनली ओनली, हाल्फ सैटरडेज़? सैटरडेज़ अच्छा। मतलब 2 बजे से इन सेंट ज़ेवियर्स तो कॉलेज। वहाँ से तुमने सीखा थोड़ा-सा वॉइस का हाँ, मॉड्यूलेशन एक्सरसाइज़ेज़ वगैरह जो भी हाँ, करवाते हैं हाँ। बेसिक, और अपना एक सैंपल बना दिया। हाँ, सैंपल बनाया पर मैं वो सर के पीछे पड़ गया कि सर मुझे डबिंग सीखना है, सर कैसे करते हैं डबिंग? तो सर ने बोला आजा, तो फिर मैं उनके घर गया, तो उन्होंने कौन से सर? ये इनका नाम है नोएल कीमर, ये जो कोर्स करवा रहे थे जो वो? कोर्स करवा रहे अच्छा। थे। तो हाँ, पहले बिकॉज़ अपने म्यूज़िक के सर से तुमने इसका पता किया, फिर ये वाले सर को पकड़ इनको लिया। पकड़ लिया हाँ, हाँ। सही है। तो इनको पकड़ा फिर कहा कि सर मुझे ये करना है, बोला ठीक है आजा। तो फिर इनके साथ मैंने तो बेसिकली सीखा तो ख़ैर कुछ नहीं कि वो एक सीन देते थे, ये सीन ऐसे बोलना है, वैसे बोलना है। तो मैंने कहा तो अच्छा मतलब ठीक है। उन्होंने घर में रह के तुमको डबिंग सिखाई? सिखाई मतलब इन द बताया, सेंस प्रोसेस बताया, बताया क्या प्रोसेस होता है? बताया, क्योंकि यस। स्टूडियो नहीं, घर में बताया। घर में बताया, वेरी हाँ, नाइस, ऐसा वेरी नाइस। होता है। तो मैंने कहा सर अभी? बोला अभी जाओ स्टूडियोज़। बोला ऐसे ही चला जाऊँ? हाँ, जाओ। फिर ऐसे करते-करते फिर यहाँ से क्योंकि मुझे पता नहीं था कि पहले क्राउड करना होता है, पहले ये करना होता है, पहले वो करना तो होता है। तुमने जब वो एकदम हाँ, रॉ था मैं, हाँ, एकदम करेक्ट है, नया। करेक्ट मुझे है। कुछ आइडिया ही नहीं था ये फ़ील्ड में होता क्या है? और कैसे होता है तो कैसे होता है वो वो तो भी और नहीं। भी नहीं पता होगा। जब हाँ, पता ही नहीं क्या-क्या होता है, फिर हाँ। कैसे होता है ये तो कैसे क्या ही होता है पता ये है। भी नहीं पता। तो मैं एक एकदम न्यूबी स्टूडियो में घुसता हूँ और कहता हूँ मैं आर्टिस्ट हूँ। तो कहाँ कौन से ऐसे गए तुम? ऐसे गए नहीं बट यही अंदाज़ में घुसना पड़ रहा था कि हाँ, मैं भी करता हूँ, कुछ करवा लो करके। तो तुमने सीख लिया वहाँ से, है ना? उन्होंने हाँ, घर में बैठा के तुम्हें थोड़ा डबिंग के बारे में डबिंग बता के दिया, बारे में प्रोसेस बताया। बता दी हाँ, कि कैन्स में आएगा, तुम्हें इंग्लिश आएगा या कोई राइट, सोर्स लैंग्वेज राइट, आएगी, तुम्हें राइट, बोलना राइट। पड़ेगा, स्क्रिप्ट पढ़नी भी, ये सब तुम्हें पता हाँ, चल गया था। हाँ, हाँ। स्टूडियो देखा भी नहीं था, गए भी नहीं थे नहीं, उससे पहले, ठीक है? हाँ, या जो तुमने कोर्स में थोड़ा-सा माइक देखा होगा, स्टूडियो देखा हाँ, होगा वहाँ पर येस, सेंट ज़ेवियर्स में। येस। उसके बाद तुम्हारा सबसे पहला स्टेप क्या था? सबसे पहला स्टेप था वही सर के साथ उसी डबिंग सीन का सैंपल बनाने के लिए मैं पहुँच गया स्टूडियो। अच्छा, हाँ। हायर करके। हाँ, हायर उन्होंने ही किया था उनका हाँ, एक्चुअल में वो अपने कोर्सेज़ अपने स्टूडेंट्स को वहाँ लेकर जाते थे। हाँ, हाँ। तो मैं उनके साथ वहाँ पर पहुँच गया एक हुँ, सैंपल बनाने और तभी कैसा होता था तभी सीडीज़ में होता था सैंपल हुँ, आपको तो पता ही है। हुँ। तो ऐसा करके मैंने उसी सीन का एक सैंपल भी बना दिया अच्छा। कि हाँ, तब मुझे पता चला अच्छा स्टूडियो के अंदर ऐसे आवाज़ आता है, ऐसा होता है, ये होता है। वहाँ से फिर उन्होंने फिर मुझे
वो सीडी। डायरी आती है ना जिसपे फोन नंबर्स होते हैं, हाँ हाँ हाँ। हाँ वो दे दिया, बोला इसमें स्टूडियोज के नाम और नंबर है, फोन करो जाओ। तो तुमने पहला फोन किस स्टूडियो क्या याद है कुछ? जहाँ मैंने सैंपल बनाया था उसी को किया। वो कौन सा स्टूडियो था? लीना स्टूडियो। अच्छा, ये सुभाष स्टूडियो के बगल वाला? हाँ उसके सामने, हाँ। तो बगल में तो सुभाष स्टूडियो था। नहीं पता नहीं था कि यहाँ पर भी होता नहीं है। पता था, कुछ नहीं पता डिस्कवरी था। का हाँ काम। लिखा था ऐसा सुभाष स्टूडियो, मैंने देखा था बट मुझे नहीं पता था। तो लीना में कौन, सचिन था? सचिन था, और उसके गजब। साथ मैं अभी इनफैक्ट उसके साथ अभी लास्ट वीक काम करके आया हूँ। अच्छा, कहाँ है सचिन भाई अभी? ब्लू व्हेल अभी में? नहीं, अभी वो है गुलमोहर मीडिया में। अच्छा अच्छा, हाँ। गजब आदमी है अभी। अच्छा, तो सचिन ने ही ऑडिशन लिया था क्या सचिन तेरा? नहीं लिया था क्या audition। गजब है यार। अच्छा, फिर क्या कहते हैं, फिर तुमने भेज दिया उसी स्टूडियो को अपना सैंपल? हाँ हाँ, फिर वहां से फिर मैं उनको बोलने लगा कि सचिन आपने तो देखा ये, बुला लो कोई सा क्या होता है कैसा होता है। फिर उन्होंने अपने अंदाज में कहा इधर जाओ उधर जाओ, उनसे 2-3 नंबर मिले, तो मैंने फ़ोन करना शुरू किया कि सर मैं करना चाहता हूँ, मैं एस्पायरिंग आर्टिस्ट हूँ, अभी अभी शुरू किया है मैंने। तो पहला सवाल होता है क्या किया है, कहाँ किया है? तब मैं एकदम चुप बैठ जाता था कि क्या किया? कुछ किया ही नहीं, खाली सैंपल बनाया, घूम रहा हूँ। तो फिर ऐसा करके मुझे प्राइम फोकस से बोला अच्छा ठीक है एक काम करो, आ जाओ। कौन बंदा था यार जिसने सबसे पहले तुमको बोला कि आ जाओ? नाम याद है उस बंदे का? आई वांट टू अप्रिशिएट हिम और हर। याद है? सबसे पहला इंसान, वो आज मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। और वो भी अभी आर्टिस्ट है, तभी वो डायरेक्शन किया करता था। उसका नाम है धनेश गोपालकृष्णन। धनेश? धनेश, हाँ, अच्छा लड़का है हाँ वो। यस। He has done theater हाँ actor है ना वो basically? थिएटर करता है वो, हाँ। तभी डायरेक्शन किया करता हाँ, था। हाँ, I know. तभी HBO आया हुआ था, HBO की बहुत डबिंग होती थी और प्राइम फोकस में होती थी। वो तभी प्राइम फोकस में था, तो उसने बोला ठीक है आ जाओ। नाइस, और हाँ, वेरी नाइस। छोटा सा कैरेक्टर था जो मैंने इतना गंदा किया था कि उसने भी तभी ऐसा सर पकड़ लिया, बट उसने आज तक बोला नहीं मुझे कि उसने वो शायद रीडअप करवा दिया हो या किसी और से करवा दिया। लेकिन तुम्हें कब पता चला वो गंदा हुआ? उसी के बाद पता चल गया था? नहीं, उसी वक्त पता चल रहा था मुझे कि मैं गंदा कर रहा हूँ, ये मैं क्या कर रहा हूँ, तो ये मैं कर पाऊंगा। धनेश ने बोला नहीं कि हरीश यार थोड़ा सा इसको ऐसे कर, ऐसे कर? हाँ, उसने मुझे मैं इस बात की दाद देना चाहूंगा कि ही वॉज वेरी पेशेंट विद मी। उसने मुझे कभी ये एहसास नहीं कराया कि मैंने आज तक काम नहीं किया है, मैं एक नया आर्टिस्ट हूँ। वेरी नाइस, ये खूबी होती है। ये बहुत बड़ी खूबी होती है। मैं आज देखता हूँ जब ही वॉज नॉट एट ऑल रूड, जो मतलब मुझे समझ रहा था, बिकॉज मुझे पता है मैं ये ठीक से नहीं कर रहा हूँ। मुझे पता है एज एन आर्टिस्ट, मतलब मैं तभी तो आर्टिस्ट भी नहीं था, पता था कि नहीं यार ये सही नहीं हो रहा है, कि ये अगर कैरेक्टर यहाँ बोल रहा है तो मैं यहाँ बोल रहा हूँ, मैं। हाँ, क्योंकि तुम म्यूजिक से थे, तुम्हें सुर का नॉलेज था, थोड़ा बहुत तो था, थोड़ा इतना बहुत, समझने के लिए कि यार मैं ये सही नहीं कर रहा हूँ, क्यों नहीं हो पा रहा है मुझसे। राइट। तो फिर आई थिंक ही वाज स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड। फिर उसने मुझे क्राउड में ये पीछे से ये बोल दे ऐसा करके, एंड आई गॉट पेड फॉर इट ऑल्सो, वेरी नाइस। तो यहाँ से और तभी फनी बात ये है कि मेरी हिंदी तभी बड़ी बम्बैया हिंदी मतलब टिपिकल, बिकॉज काम करते थे वहाँ पे, नॉर्मली इंग्लिश बात करते हैं कॉर्पोरेट्स वगैरह में। और कैसी बम्बैया हिंदी कैसी होती है? हर 2 लाइन के बाद एक गाली। अच्छा। जो हम दोस्तों के साथ बात करते हैं, ये तो दिल्ली में भी होती है। हाँ, सो बॉम्बे बड़ा ही कॉस्मोपॉलिटन है, तो यहाँ पे अगर आप करने का, खाने का, अरे मेरे को नहीं जाने का मैं नहीं करेगा, मैं नहीं करेगा। तो वैसा है, मुझे नहीं जाना है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, ऐसा नहीं मैं आ रहा है, मैं जा रहा है। ये मेरी, अब ये कैसे डब, इससे कैसे डब करूं मैं? और उससे भी बड़ा चैलेंज कि हिंदी पढ़ना है देवनागरी में। तो लेकिन मैं इसीलिए मैं अपने आप को लकी मानता हूँ कि गॉड वाज ऑलवेज देयर विद मी। और तभी जी साउथ अफ्रीका चैनल लॉन्च हो रहा था, जिसमें इंग्लिश का काम हो रहा था। क्या बात है। और यूं समझ लो कि उसके वजह से मैं डबिंग सीख गया।
मैं इतना बिजी आर्टिस्ट हो गया, अच्छा, इतना बिजी आर्टिस्ट हो गया। फिर मैं मेरे लीड्स अप्रूव होने लगे इंग्लिश में। इंग्लिश में। मैं रणवीर सिंह को डब करता था, मैं इमरान हाशमी को डब करता था। क्या बात है, वेरी हाँ, नाइस। सुनील शेट्टी को आज तक मैं डब करता हूँ। हाँ, इंग्लिश में? इंग्लिश हिंदी में भी करता हूँ। हिंदी में भी? हाँ, हिंदी में भी। तो अभी जैसे बेयर ग्रिल्स में अक्षय कुमार का एपिसोड आया था, तो उसमें एक बाइट है जिसमें सुनील शेट्टी बोलते हैं कि ए आके ऑल द बेस्ट, अच्छे से करना ये, तो उसको मैंने डब मिमिक किया। और यू जस्ट ट्राई टू मैच दैट टोन आई ऑफ, ट्राई टू मैच, बट कहीं ना कहीं मेरी टोन उनसे बहुत मैच करती है। हम्म। ओके, तो इंग्लिश के प्रोजेक्ट्स करने लगे और हाँ। उसमें इतना तुमको काम मिलने लगा कि तुम्हारी मतलब तुम्हारी माइक से दोस्ती हो गई, स्टूडियो से हाँ, दोस्ती हो गई, हाँ। है ना, और तुम वो कंफर्ट जोन में आ गए विद माइक एंड विद योर वॉइस। हाँ, और मैं क्राफ्ट से फेमिलियर हो गए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, Very वो nice. तो वो मेरे लिए क्या बोलते हैं, वो एक तरह से मेरे लिए गेम चेंजर था कि भाई वो 1-1.5 साल में मैं इतना पॉलिश हो गया, आई मीन क्राफ्ट से। तो फिर मैंने सोचा कि अभी थोड़ा निकलते हैं, हिंदी करते हैं। तब तो तक 1-1.5 साल तक तुमने मैक्सिमम काम प्राइम फोकस के साथ इंग्लिश के नहीं, projects प्राइम किए? फोकस नहीं, प्राइम फोकस के अलावा 1-2 वेंडर्स थे। प्राइम फोकस में तभी इंग्लिश के डेली सोप्स चलते थे, अच्छा। तो उसमें मैं करता था। फिर उसके बाद 1-2 ऐसे वहां से पता चला कि ये वेंडर भी कर रहा है, ये वेंडर भी कर रहा हाँ, है, तो ऐसे वाया 1-2 वाया आपने नंबर लिए और फिर गए। 1-2 वेंडर्स थे, एक जगह फिल्में चलती थी, एक जगह और डेली सोप चलते थे। तो मुझे पता चला यार ये तो सही है, ठीक है जो भी है, पर बल्क में काम हो रहा है और हम पॉलिश होते जा रहे हैं। बट बैक ऑफ द माइंड ये भी था कि सिर्फ इंग्लिश से कुछ नहीं होगा, प्राइमरी लैंग्वेज हिंदी है। तो बैक ऑफ द माइंड ये चलता था कि भाई हिंदी भी सुधारनी है, हिंदी भी सुधारनी है। फिर हिंदी पढ़ना शुरू किया, हिंदी पेपर पे काम करना हाँ शुरू किया। यस, हिंदी पेपर पढ़ना शुरू किया। Very बिकॉज nice. क्या हो जाता है कि अभी इंग्लिश हैड बिकम माई कंफर्टेबल लैंग्वेज, तो आप दे दो, मैं पढ़ते पढ़ते देखते देखते पढ़ लूंगा, इमोशंस अपने आप आएंगे, इमोशंस अपने expression आप बनाएंगे। आएंगे, आप वर्ड्स पकड़ने लग जाएंगे। लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं था। हिंदी में आप पढ़ोगे, फिर देखोगे, फिर पढ़ोगे। मैंने कहा यार, और एक और बेस्ट पार्ट ये थी कि मैंने अपने बहुत इनिशियल दौर में इनिशियली मैंने सीनियर आर्टिस्टों को देख लिया। वो लोग एक अलग स्पीड पे चल रहे हैं, वो लोग देख रहे हैं, टेक कर रहे हैं, देख रहे हैं, लाइन बोल रहे हैं। तो मैंने कहा यार ये पकड़ना, ये चाहिए मुझे, ये चाहिए, हाँ ये अचीव करना है, ये अचीव करना है, और ये हिंदी में ये कैसे पकड़ूं मैं। तो मैंने फिर उसके लिए खुद पे मेहनत उसके करनी लिए, पड़ी। हाँ यस, Very वो nice तो यार। वो जरूरी है, उसके बिना कुछ नहीं उसके बिना आप कुछ हो ही नहीं सकता आपका। और मेरे ख्याल से ये हरीश तुम्हारे अंदर वो इनहेरिट है बचपन से, या कैसे है, क्योंकि तुम स्पोर्ट्समैन रहे हो। हाँ, बिना ट्रेनिंग के मैदान में उतरता नहीं है, उतरता नहीं है, यस है ना? यस। तो तुम्हारी वो आदत थी कि अगर मेरे को ये करना है तो उसके लिए मेरे को मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ। क्योंकि आजकल हम सिर्फ चाह रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत सारे बच्चों से मिलता हूँ, यंगस्टर से मिलता हूँ, है ना, स्टूडियो में आते हैं, बात करते हैं, मेहनत करना नहीं है और हाँ। हमको रिजल्ट चाहिए। तो Right. भैया मैं तो मेरे को स्पोर्ट्समैन स्पिरिट सब बहुत अच्छी लगती है। मैं भी स्पोर्ट्समैन मतलब खेला है मैंने, मेरे Right. पापा फुटबॉल प्लेयर रहे हैं। Right. अपने जिस डिपार्टमेंट में थे ना, वो अब हर जोन से खेले हुए थे, राइट है ना। हाँ, बताया था आपने, हाँ। मैंने अपने स्कूल में खेला, कॉलेज में मैं नहीं खेला, कॉलेज में ड्रामेटिक्स में आया था। भैया ने मेरे कॉलेज कानपुर यूनिवर्सिटी में रिप्रेजेंट किया है। तो वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, कुछ सीखने की ललक, Right. वो तुम्हारे अंदर है और तुम्हारे अंदर थी, और इस वजह से शायद तुम आज हम विचार और वाइब्स में बैठे हैं। देखिए वो बहुत अच्छी बात है, बहुत सीखने वाली बात है दोस्तों। जो भी सुन रहा है कि आपको जो चाहत है आपकी, जो आप चाहते हो उसके लिए आप काम करो, उसके लिए मेहनत करो। जो तुम्हारा हमेशा से था कि मैं कोर्स कर रहा, हाँ, वर्कशॉप कर रहा था, है ना, तो अपने आप को अपग्रेड करने का प्रोसेस कभी नहीं भूलना चाहिए, कभी नहीं छोड़ना चाहिए, जो हम विचार एंड वाइब्स में बात करते हैं। और आज हरीश भी हमको वही सिखा रहा है, वही बता रहा है, अपनी जर्नी के वही एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा है। अमेजिंग है ब्रो। फिर हिंदी पे काम तुमने करना शुरू किया, हिंदी पे काम कैसे करना शुरू किया। और शुरुआत तो मैंने की, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये मैं बताऊंगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अभी तुम कुछ बोलना मत, मैं बोलूंगा। हाँ, ठीक है। तो मैंने शुरुआत की पेपर पढ़ने से। फिर मुझे स्टूडियो भी याद है, ट्रायम्फ स्टूडियो था वो, बारिश में मुझे मिल गए तुम। अच्छा, हाँ हाँ। तो मैं हमेशा से है ना अपने पूरे इस जर्नी में, तो कैसा होता है कि एक मेल आर्टिस्ट जो होता है, एक फीमेल आर्टिस्ट उसकी अच्छी दोस्त बन जाती है, बिकॉज वो उसका कंपटीशन नहीं है।
राइट। दो अगर मेल आर्टिस्ट है तो थोड़ा फ्रिक्शन उस अभी तो आजकल तो नहीं होता, आजकल तो सब कुछ ओपन है, इट्स ऑल ऑन सोशल मीडिया, एवरीबॉडी नोज एवरीथिंग। बट तभी ऐसा नहीं था। तभी आप किसी को पूछोगे, अरे दादा क्या करना चाहिए मुझे, कहाँ जाना चाहिए, अरे इधर जा उधर जा, नंबर है क्या, हाँ मैं देता हूँ ना। तो वो आप समझ जाते हो। लेकिन ये हम सबने फेस किया है। हाँ, लेकिन 3 लोगों का नाम लूंगा मैं, आदित्य राज शर्मा, अमित दियोंडी और फिरोज खान। अच्छा। हाँ, ये लोग मतलब आप लोगों ने मुझे हमेशा मदद की है। अच्छा। हाँ, हम लोग कब मिले यार? अच्छा मैं नहीं बोलूंगा बीच में। भाई ट्रायम्फ स्टूडियो था, मैं तभी जस्ट हिंदी का छोटा मोटा काम करता था और तुम्हारी मुलाकात हुई। मुझे पता है बारिश का टाइम था, अपन लंच कुछ कर रहे थे, तो मैंने कहा कि भाई ऐसा ऐसा है, मैं कर रहा हूँ अभी हिंदी कर रहा हूँ। तो तुमने एकदम बढ़िया, मतलब ये मैं भी, मुझे जो भी पूछता है कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं अपनी डबिंग, अपनी परफॉर्मेंस कैसे सुधारूं, तो मुझे इससे अच्छा आइडिया कुछ लगता ही नहीं है। तुमने कहा था प्लेस पढ़ो, ये था। और ये आज दिन तक, मतलब हिंदी अगर मैं पढ़ूंगा तो मैं वैसे फिक्शन नहीं पढ़ता, बट हिंदी अगर पढ़ूंगा तो आई बाय प्लेस, मैं प्लेस पढ़ना मुझे। तो ये जो एक मास्टर स्ट्रोक आइडिया जो तुमने दिया था, ये मुझे तो बड़ा हेल्प कर गया। तो इसीलिए आई एम ऑलवेज इन डेट टू यू गाइस यार। मतलब अरे नहीं यार, मतलब और यही होता है ना, हम लोग कब कैसे टकरा जाते हैं और हम कैसे, इसलिए हमेशा ओपन रहना चाहिए, है ना? राइट, मतलब रिसीविंग एंड पे भी और गिविंग एंड पे भी। राइट, क्योंकि यार कुछ नहीं है चीजें। और मैं हमेशा, आज भी नए नए बच्चे आते हैं, मैं कोशिश करता हूँ उनको सही गाइडेंस मिल जाए, हम मुझसे मिलके या मेरे यहाँ आके ऑडिशन उनका हम ले लेते हैं, चीजें वगैरह। और ये विचार एंड वाइब्स का ना, इसका डीएनए भी हमने वही सोचा है कि हो सकता है इन इंटरव्यूज को देख के या इन पॉडकास्ट को देख के कोई अपने जो सपने बुन रहा है, किसी को देख के वो ना बुने, वो सच्चाई पता चले, या किसी को कुछ करना है तो एक सही रास्ता पता चले कैसे करना है। हो सकता है वो आर्टिस्ट बनना चाहे ना बनना चाहे, लेकिन अपनी लाइफ में इस कॉन्वर्सेशन से भी तुम्हें कुछ ना कुछ चीजें मिल जाएंगी, राइट, कि जो आप अप्लाई कर सकते हो अपनी लाइफ में। तो मेरा हमेशा से पर्पस यही रहा है हरीश, की कुछ आने वाली जनरेशन को कुछ ना कुछ दे के जाए। ट्रू। तो इसीलिए मैं कहता हूँ ना, मैं इतना थैंकफुल हूँ, इतना ग्रेटफुल हूँ आप लोगों से, बिकॉज इवन आदित्य राज शर्मा, उन्होंने मेरे को बताया माइक डिस्टेंस इतना रख, ये कर वो कर। आई मीन कौन करता है? करेक्ट। फिरोज, उसको उसे क्या पड़ी है कि अरे तू ये स्टूडियो में जा, ये नंबर ले, क्या पड़ी है? क्यों? मैं तो उसके लिए कॉम्पिटिशन ही हूँ, राइट। और वो टाइम पे थोड़ी ऐसा था, वो टाइम पे इंटरनेट नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, वो टाइम पे क्या था, वो टाइम पे दो ओटीटी नहीं थे, टीवी था, रेडियो था, और थिएटर था। क्या था? कौन करता है मदद? तो नहीं, वही है ना कि फिर आप वैसी चीजें, आप जब आपको मिलती है तो अभी तुमसे भी कोई बात करता है, चीजें करता है, तो उसको वैसे ही रिस्पॉन्सेज और वैसी हेल्प और वैसी गाइडेंस मिलता है। मैंने आज, मतलब मैं तो सीधा स्टूडियो, मैंने एक दो के साथ मैंने किया भी है, मैंने कहा ये स्टूडियो जा रहा हूँ, तो यहाँ करता है, नहीं तो चला जा। करेक्ट। तो वो क्योंकि मुझे ऐसा मिला है, तो आई थिंक वही गिव बैक टू। और हरीश की वजह से मैं जब वर्कशॉप्स कर रहा था शुरू में, एक दिन की ऐसी इंट्रोडक्टरी वर्कशॉप, तो हरीश ने एक अपनी फ्रेंड को भेजा था, जो आज मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, फैमिली फ्रेंड है, मधु। हाँ, वो मुझे मेरे सर ने, चंद्रशेखर सर ने कहा था कि ऐसे ऐसे मेरी एक स्टूडेंट है जिनको, तो अभी कोई भी बोलता है कि वॉइसिंग सीखना है कुछ, मैं सीधा अमित से बात करो भाई। तो मधु को भी हरीश ने भेजा था, एंड मधु इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन नाउ, माइन एंड तपस्यास फैमिली फ्रेंड है हम लोग। और ऐसे ही होता, अगर आप वो ना एक अच्छाई या कुछ एक हेल्प की कुछ चिंगारी छोड़ दो, तो वो एक अलग ही वाइब और अलग ही माहौल क्रिएट कर सकते हैं, एक विचार की आंधी ला सकती है। अच्छे। और वो इतना पॉजिटिव होता है ना, वो इतना जेन्युइन होता है ना, कि आपका जो नेटवर्क बनता जाता है, जस्ट इमेजिन यू आर सराउंडेड विद वंडरफुल पीपल। करेक्ट। ये वैसा है, ये वैसा है, इसमें फिर कुछ नहीं, अरे नहीं ये नहीं वो नहीं, सब
ओपन है, सब खुले दिल के जेन्युइन लोग हैं, सो जिससे आप दिल खोल के बात कर सकते हो, या यू नो बहुत 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 अच्छा माहौल बनता है वो। अभी मैं बात करना चाहूंगा इस तरीके से, तुमने अपनी हिंदी पे काम किया, प्लेस हाँ। पढ़े है ना, रीडिंग की, क्योंकि प्लेस का क्या होता है ना, उसमें इमोशंस इंटैक्ट रहते हैं, बहुत ज्यादा चेंज होता है, सीन होता है ना, नैरेटर भी हो रहा है ना, कैरेक्टर भी अलग अलग आ रहे हैं, तो वो बहुत अच्छी माइंड में जो हाँ, स्टोरी बनती करेक्ट जाती है, करेक्ट, आप उसके साथ बहते जाते हो, और वो रिप्रेजेंटेशन भी अपने आप करते रहते हो आप, राइट नॉवल से अलग होता है ना, राइट डायलॉग बोल राइट रहे हो, राइट डायलॉग की तरह बोल रहे हो, नॉवल में तो रीडिंग अलग है, इसमें हाँ डायलॉग की तरह आप बोल जाते हो, जब कैरेक्टर बोल रहा है तो उसके इमोशन में जाते हो, तो अनकॉन्शियसली आप ना उस प्रैक्टिस करते रहते हो, इसलिए प्लेस एग्जैक्टली और वो ऑलवेज गुड। करके मुझे फिर थोड़ा थिएटर की तरफ इंक्लिनेशन हो गया, अच्छा, और मैंने एक छोटा सा वर्कशॉप ही किया उसको लेके। गुड यार, वेरी गुड। तो वो भी 3 महीने का एक वर्कशॉप था, तो वो मैंने किया। एक्टिंग हाँ को एक्सप्लोर एक्टिंग, करने हाँ की एक्टिंग बहुत एक्सप्लोर बढ़िया करने के यार, लिए। मैं सबको यही बोलता हूँ कि एक्सप्लोरेशन ना करते रहनी चाहिए। हाँ यस बहुत यस बढ़िया, यस, बहुत बिकॉज बढ़िया। उसमें सो आई एम अ काइंड ऑफ गाय जो हमेशा पीछे बैक बेंचर हूँ मैं, पहले से बचपन से पीछे बैठ के अपनी सारी मस्ती की है मैंने, पर हाथ उठा के सवाल पूछने मुझे डर लगता था। अच्छा, हाँ वो एक है, क्योंकि यही है, क्योंकि लोग पीछे देख के, मेरे ही आसपास वाले, मेरे ही दोस्त मुझ पे ये क्या पूछ लिया तो Correct. वो एक फियर हमेशा से था, बट हाँ, ये जब मैंने थिएटर का जो वर्कशॉप किया, जो एक्टिंग का वर्कशॉप किया, ये एक हद तक ये टूटता गया, ये जो लिमिटेशन है। बिल्कुल, स्टेज पे आप बिल्कुल। खड़े हो 4 लोगों के सामने, लोग आपको देख रहे हैं, प्लस आपको लाइनें याद करनी है, ये सब करना है, बट बहुत मज़ा आया मुझे, मैं करना चाहूँगा, बट बहुत मज़ा आया मुझे। आई डोंट नो आगे कुछ प्लान कर रहे हो थिएटर वगैरह करने का चीजें? अभी तक तो सोचा नहीं है। जब भी ये- सोचता हूँ बहुत सारा डबिंग का काम आ जाता है, मैं बिज़ी हो जाता हूँ। तो जब काम नहीं होगा, डबिंग का कभी काम नहीं मैं होगा, वही सोचता तो हूँ कि सोचना चलो आज थिएटर करते हैं, तो हाँ, काम आ जाएगा। काम आ जाता है। यार मुझे करना है यार, पता है हाँ, अच्छा। हाँ, मुझे कुछ ऐसा, आई डोंट नो, बट मेरे को परफॉर्म करना है, बहुत टाइम हो गया परफॉर्म नहीं किया स्टेज पे, हाँ, तो कुछ सोच रहा हूँ कुछ करूँ, बट टाइम निकालना टाइम पड़ेगा उसके लिए। निकालना पड़ेगा। घूम फिर के वही बात है। क्योंकि ये तो क्या है, ये अभी इन अ वे एक सेट पाथ है, एक करियर है जिसमें हम काम कर रहे हैं, लोग जानते हैं, छोटी-सी इंडस्ट्री है, सब जानते हैं, सब जगह अच्छा काम कर रहे हैं और बिज़ी आर्टिस्ट हो चुके हैं। बट वही है, तो ये इसको साइडलाइन करके कुछ नया करना। तो भाई एक बंदा जो कॉर्पोरेट लाइफ जी रहा था, अपने आप को अपग्रेड करने के लिए एक्सेल, पावर पॉइंट, अलग अलग तरह की वर्कशॉप्स ले रहा था, है ना, क्रिकेटर, वो फुटबॉलर था, है ना, और फिर क्या कहते हैं, वो अचानक से उसको म्यूजिक का शौक चढ़ता है, गिटार बजाता है, फिर वो वोकल सीखता है, क्लासिकल, लेकिन फिर डबिंग में आता है जिसमें उसको हिंदी नहीं आती है, लेकिन इंग्लिश में अमेजिंग काम करके हिंदी में भी करता है, हाँ, और फाइनली उसे, मैं तुम्हारे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, बट आई वुड लव टू, यू नो, बट आई वांट टू टॉक अबाउट नारुतो's माइट गाय। काकाशी, मैं तुम्हारे स्टूडेंट को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करूंगा, देखूंगा तुम्हारी ट्रेनिंग किसी काम की है या नहीं। बाय द वे, मैं अब भी तुम्हारा राइवल जो हूँ। सॉरी, तुम कुछ कह रहे थे क्या? भाई तुम्हारा अपने फोटो डाला था माइट गाय का, और यूनो का डाला था जो हमारे साथ अच्छा, हम ब्लैक हाँ, क्लोवर हाँ, में किया, तो सब लोग माइट गाय से रिलेटेड ही सवाल पूछ रहे हैं भाई, सब सवाल उसी से रिलेटेड है। कैसे मिला ये कैरेक्टर माइट गाय, और कैसा रहा, इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं, नारुतो की जर्नी कैसी रही? सबसे फनी बात यह है कि माइट गाय जो करा रहे थे मट्टू जी हमारे, तो उन्होंने कैरेक्टर देखा और सीधा मुझे फ़ोन किया। अच्छा। और मुझे तो उनका एक अंदाज़ है, वो करते हैं मोइली, वो हाँ। मुझे हरीश कभी नहीं बोलते। हाँ। मोइली मोइली, सिर्फ़ तेरे लिए ही एक कैरेक्टर है। अच्छा। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा अभी वो इतने सीनियर हैं, तो हाँ। मैं चला गया, कितना टाइम चाहिए, क्या चाहिए, जो भी बेसिक जो इन्फॉर्मेशन लेते हैं लिया, टाइम नोट किया, चला गया। और जेन्युइनली उस कैरेक्टर को स्टार्टिंग, अभी जैसे अपने पास नया कैरेक्टर आता है, अपन कैरेक्टर देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि इसको कैसे करूं, ऐसे कर सकता। वो कैरेक्टर 3 लाइन में ही मैं समझ गया, अरे ये तो मेरा ही जोन है। हाँ। हाँ, और मुझे मजा आने लगा। माइट गाय, मैं बहुत एंजॉय करके वो करता था, बिकॉज वो कैरेक्टर, सो बेसिकली वो कैरेक्टर भी वैसा है कि
अगर नरूटो आपने देखा है कि उसको उसको कोई पावर्स नहीं है, वो मेहनत करके उसने अपने आप को बनाया है और मेहनत करके ही वो सबको हराता है। उसके पास कुछ गिफ्टेड नहीं है, ही इज जस्ट अ हार्ड वर्किंग गाय एंड एरोगेंट एज इन अ वे, एंड कॉन्फिडेंट, सॉरी एरोगेंट वुड बी द रॉन्ग वर्ड, एंड कॉन्फिडेंट, यस, और मेहनत करता है। तो वो पता नहीं इतना छू गया वो कैरेक्टर, एंड आई वाज लाइक वाओ। तो मैंने फिर मट्टू जी को बोला थैंक यू। नो, इट हैड हरीश रिटन ऑल ओवर इट। नाइस नाइस नाइस, वेरी नाइस। तो इससे रिलेटेड कुछ सवाल हैं कि चिल एंड ज़ील लाइव करके क्या बंदा है, बोला सर बिग फैन सर जी, क्या आपको माइट गाय की पर्सनालिटी पसंद है? बिल्कुल पसंद है, बहुत पसंद है। आपने माइट गाय का जापानीज डब देखा है? हाँ, जापानीज इतना नहीं देखा है बट इंग्लिश देखा है, बिकॉज हम लोग इंग्लिश पे डब करते थे, तो जापानीज इतना नहीं देखा है। बट हाँ, तो उसमें वो कॉन्फिडेंस है, उसमें कॉन्फिडेंस इसलिए है बिकॉज ही हैज वर्कड हार्ड फॉर इट। उसने मेहनत की है, वो यहाँ तक पहुंचा है, अपनी मेहनत से पहुंचा है। उसको पता है अगर 10 राउंड मार के होता है तो मैं 15 मारूंगा, मैं 20 मारूंगा, मैं 100 राउंड मारूंगा, पर मैं रुकूंगा नहीं। हाँ, तो अपने जो उसका जो शिष्य है उसे भी वही वो बताता है। मिथिक डेविल 8623 बोलते हैं, सर you did a great job dubbing Might Guy. We really love your work. Could you please do a few Might Guy's dialogues in your voice? ली, तुम्हें रुकना नहीं है, रुकोगे तो तुम अपनी मंजिल को हासिल नहीं कर पाओगे। तुम्हें बढ़ते रहना है ली, तुम्हें चलते जाना है, तुम्हें अपने मंजिल को हासिल करना है। क्या बात है, बड़ा इंस्पायरिंग सा माइट गाय। यस यस यस, बच्चों लोगों को, मतलब अपने कलीग्स को, सबको इंस्पायर भी करता है, सबको इंस्पायर करता है वो। तभी लोगों को काफी पसंद है, क्योंकि ना जो कंज्यूमर है ना एनीमे का, तो वो भी उससे ना अलग इंस्पिरेशन लेता है, सीखता है, कैरेक्टर से सीखता है, स्टोरी से सीखता है। और जापानीज स्टोरी टेलिंग ही ऐसी है यार, फिर कैरेक्टर उसको घूम फिर के, सॉरी टू कट यू, बट दैट्स द होल पॉइंट ऑफ सिनेमा, राइट? करेक्ट, कि आपको कहीं ना कहीं वो चीज आपको छूनी चाहिए। तो हमारा भी चैलेंज वही होता है, राइट? कि अभी जैसे मुझे किसी ने एक बार कहा था कि पूछा था आप क्या करते हैं, तो मैंने कहा मैं एक वॉइस आर्टिस्ट हूँ, मैं ये करता हूँ। अच्छा, आपका तो कितना अच्छा ना, आपको तो जाके खाली लाइनें पढ़नी होती हैं, राइट? सो दिस इज द रॉन्ग नोशन। बट आप इसके पीछे का, मेरे बोलने के पीछे का मतलब ये है कि अगर मैंने उस कैरेक्टर को, वो जिस तरह से रो रहा है, वो जिस लैंग्वेज ओरिजिनल उसका लैंग्वेज है, उसमें वो रोया है, लोगों ने उसे पसंद किया है, अगर वो मैं अडेप्ट करते वक्त अगर उसको मैं नहीं निभाऊं, मैं वैसा नहीं रहूं, तो क्या मेरी ऑडियंस वैसा कनेक्ट कर पाएगी? करेक्ट, जो उस मकसद है, उस पर्पस है उस कंटेंट का, एब्सोल्युटली वो नहीं पहुंचेगा, वो नहीं पहुंचेगा, और आप बोर हो गए, टीवी बंद कर लोगे, देन व्हाट्स द पॉइंट? करेक्ट, देन व्हाट्स द पॉइंट? तो एक किसी भी सिनेमा हो गया या सीरीज हो गया या कैरेक्टर हो गया, उसका मतलब ही होता है कि पीपल शुड कनेक्ट। बहुत अच्छा पॉइंट उठाया हरीश तुमने यार, कि इसीलिए लैंग्वेज लोकलाइजेशन में हमेशा बोलता हूँ, लैंग्वेज लोकलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ना। और आजकल इसको लोग बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स इसको बढ़ावा दे रहे हैं, बिकॉज नहीं बढ़ावा दे रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कोई भी ट्रेनिंग मॉड्यूल है उनका, चीजें तो वो लोकल में भाषा में समझा रहे हैं लोगों को, ताकि लैंग्वेज शुड नॉट बी, राइट, बैरियर नहीं बननी चाहिए यार लैंग्वेज। तुम्हारा भोजपुरी में है तो भोजपुरी में समझाएंगे, तो कंटेंट भी बैरियर नहीं है भाई। इतनी बड़ी बड़ी फिल्में, फॉरेन की फिल्में हिंदी में देखने को मिल रही हैं, लेकिन अगर वो इमोशन हमने ट्रांसलेट नहीं किया राइटिंग में, एक्टिंग में, तो जो मेन पर्पस है वो ही निकल जाएगा, वो तो निकल जाएगा। अब इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि अभी हर लैंग्वेज का अपना एक पन होता है, हर लैंग्वेज में अपना एक ह्यूमर होता है, राइट? अभी जैसे फ्रेजेस होते हैं यूं, अब बोलने के लिए तो ये बस ट्रांसलेशन है, बट एक्चुअल में वैसा नहीं है, यू हैव टू अडेप्ट। अभी इंग्लिश में एक फ्रेज है जो फनी है, उसको ट्रांसलेट करोगे तो वो हिंदी में उतना फनी नहीं रहेगा। करेक्ट। सो ये तो एक बेसिक चीज है जो आई फील ये इस पर गौर दिया जाना चाहिए, जो कहीं ना कहीं मिस हो जाता है, यस, है ना। और क्लाइंट की तरफ से भी बहुत सारी चीजें इतनी लिबर्टी नहीं दी जाती है, और
और जो करवा रहे हैं वो भी नहीं होता, लेकिन बट यू हैव रेज्ड अ वेरी वैलिड पॉइंट कि इस पे लोकलाइजेशन में उस चीज़ को बहुत ध्यान देना चाहिए ताकि उसको सही तरीके से लोकलाइज हो, वो एसेंस बिना खोए वो चीज़ लोकल लोगों को पेश की जाए, वो बिकॉज कंटेंट। अर्ली जब मैंने शुरू किया था ना, तभी मैं एक चीज समझ गया था कि अगर स्क्रिप्ट पॉइंट टू पॉइंट है, एकदम बढ़िया है, एकदम मस्त है, तो बहुत स्टूडियो आवर्स बचते हैं, काम फास्ट होता है। तो ये मतलब करेक्ट करेक्ट उसे अच्छी तरीके से अगर पहले ही आपने लिख दिया हाँ, पहले ही तो वो अच्छा बन जाता है। ठीक है, माइट गाय से रिलेटेड और भी क्वेश्चन मैं बाद में लेता हूँ, है ना? बट क्या कहते हैं, तो माइट गाय का तुम्हारा ऑडिशन नहीं हुआ था, तुम्हारा सीधा कास्ट कर दिया गया कास्ट था, किया था, है ना? और वही फोन करके उन्होंने कहा था कि आई हैव अ कैरेक्टर फॉर यू। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ब्लैक क्लोवर में हमने किया जी। जैसे ही मुझे अगले महीने की सैलरी मिलेगी, मैं पूरी की पूरी भेज दूंगा। हाँ, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। तुमने जितना कुछ भेजा है वो काफी है। कह दिया तो कह दिया। तो का तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा? मजा आया। मजा इसलिए आया क्योंकि मैंने यहाँ डब किया, तो तुम्हारे साथ किया, यहाँ पर डब किया, और तो बेसिकली ये मुझे ऐसा काम जैसा लगा ही नहीं। एनवायरनमेंट अच्छा है, लोग अच्छे हैं, तुम हो, तो बहुत ही स्मूथली हो गया, मतलब आया गया, एंड वो बहुत मज़ा आया। वो भी एक बहुत अपनी जान में बहुत ही प्यारी सीरीज है, और सब आर्टिस्ट भी अपने ही है, तो बहुत अच्छा था वो बेसिकली। करने में मुझे, पूरी सीरीज करने में मुझे बहुत मजा आया। तो हरीश, अभी मैं थोड़ा बात करना चाहूंगा थिएट्रिकल मूवीज के बारे में जो तुमने की हैं। वैसे तो लिस्ट लंबी है, लेकिन मैं दो स्पेसिफिकली बात करता हूँ। एक रेट्रो जो भी रिसेंटली रिलीज हुई है, तमिल मूवी है ना? तमिल। और एक है ओपनहाइमर जो पिछले साल रिलीज हुई थी। ओपनहाइमर में तुमने कैसी एफ्लेक को किया है, और रेट्रो में उन एक्टर का नाम क्या है? उनका नाम है सुजीत शंकर। हाँ। तो दो दुनिया है, साउथ की दुनिया है और एक हॉलीवुड की दुनिया, अलग तरीके की मेकिंग है, लेकिन हिंदी में दोनों डब होती हैं। तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहता है ऐसी फिल्मों को डब करना जो थिएट्रिकल फिल्म्स हैं, बड़ी फिल्में हैं, बड़े स्टार कास्ट की हैं, उसमें अपनी एक वॉइस देना है कैरेक्टर को? वो थोड़ा एक्सपीरियंस बताओ कि थिएट्रिकल जो हॉलीवुड की होती हैं और थिएट्रिकल जो साउथ की होती हैं। दोनों ही स्टाइल ऑफ डबिंग बिल्कुल अलग है। ओके, जमीन आसमान का फर्क है। बिकॉज जो साउथ की फिल्में होती है वो हमेशा लार्जर देन लाइफ होती है, लाउड होती है उनके, हाँ, लाउड होती है, कैरेक्टर्स भी लाउड होते हैं। तो मतलब हीरो अगर पंच मारेगा तो विलन 3 गुलंटी जाके गिरता है, तो उसकी डायलॉग डिलीवरी भी वैसी होती है। तो वो बोलेगा तो उसका इम्पैक्ट, हर लाइन का इम्पैक्ट होता है। एंड वेराज हॉलीवुड मूवीज जो होती हैं वो बहुत ही सटल होती है, अंडर प्ले ज़्यादा होता है, कॉन्वर्जेशन ज़्यादा होता है, और जो एक्टिंग है वो कॉन्वर्जेशन में होता है, वो बहुत बहुत अंडर प्ले होता है। तो 2 डिफरेंट वर्ल्ड्स एंड 2 डिफरेंट एक्सपीरियंस। तो एज ए वॉइस आर्टिस्ट, वॉइस एक्टर, ये तो ठीक है, ये सब तुमने देखा, जब तुम्हें पता चल गया साउथ की मूवी है, चलो ठीक है, कैरेक्टर मुझे करना है विच सूट्स माय पर्सनालिटी, माय वॉइस टेक्सचर एंड वॉइस। तो जब एक हॉलीवुड की मूवी तुम डब करने जाते हो स्टूडियो में, और जब साउथ की मूवी डब करने जाते हो, तो ये तो तुम्हें पता है ट्रेड्स होते हैं मूवीज के, सबको पता है। बट एज ए वॉइस एक्टर तुम कैसे उसको एक्टिंग में कैसे निकालते हो? कुछ ऐसा कुछ होता है या सिर्फ जो दिख रहा है वैसा? वो कैरेक्टर देख के ही। अब अभी इसमें एक और एक फनी चीज ये है कि अगर आप साउथ में भी, अगर आप मलयालम सिनेमा देखो, इट्स मोर टुवर्ड्स हॉलीवुड लाइंस, सटल। तो आप पहले से प्रिपेयर करके आप जा ही नहीं सकते। आप मन नहीं बना सकते कि यार ये साउथ की पिक्चर है तो मैं तो ऐसे ही बोलूंगा, ये तो लाइन है। वो जब तक आप वो कैरेक्टर, वो फिल्म, वो उसका फ्लेवर जब तक आप देखोगे नहीं, तब तक आपको नहीं पता। और आप प्री मेडिटेट कर ही नहीं सकते। आपने सोचा कुछ, वहां हुआ कुछ, तो नहीं, खैर वो तो नहीं कर सकते। वो तो सब ऑन द स्पॉट होता है, वो सब ऑन द स्पॉट होता है। तो ओपनहाइमर में जो तुमने कैरेक्टर किया है, वो कैरेक्टर करने में कैसा रहा? वो ऑडिशन हुआ था या? बहुत डिफिकल्ट था। बहुत डिफिकल्ट था। क्यों था डिफिकल्ट? क्योंकि वो मूवी एक तो बहुत बड़ी मूवी थी वो, तो उसका उन्होंने बैकग्राउंड कुछ दिया ही नहीं था। सो बेसिकली
बस 2-3 महीने पहले ओपनहाइमर के ऊपर एक डिस्कवरी पर डॉक्यूमेंट्री बनी थी, जिसका मैं पार्ट था, जिसको अच्छा। मैंने नरेट किया था। हाँ, अच्छा। तो मुझे कहीं न कहीं ओपनहाइमर की स्टोरी पता थी कि ये ऐसा हुआ है, ठीक है? बट दैट वाज़ अगेन नॉन फ़िक्शन कंटेंट, तो वो तो मतलब नॉन फ़िक्शन तो साइड बाय साइड अपना चलता ही रहता है, हम करते ही रहते हैं। फिर जब यहाँ गया तो पता चला कि ओपनहाइमर की डबिंग है। लाइक ओके। और उसमें हुआ यूँ था कि मुझे सिर्फ़ केसी एडम्स का चेहरा दिखाया गया हम्म, और पीछे का सारा ब्लैक्ड आउट था। तो बेसिकली मुझे सारी जो अपनी परफ़ॉर्मेंस लानी थी उसे देखकर मुझे पता भी नहीं चल रहा था कि आस-पास क्या हो रहा है। फिर वहाँ स्क्रिप्ट पे लिखा था कि कोर्ट रूम है, कोर्ट रूम में इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, ये सीन है, वो सीन है। सो द बिगेस्ट चैलेंज वाज़ आई हैड टू इमेजिन मोर। केसी एफ्लेक का चेहरा है, वो बैठा है और वो डायलॉग बोल रहा है। सो दैट वाज़ द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट फॉर मी, क्योंकि पीछे एक विजुअल होगा तो आपको पता चलेगा। आपको अभी जैसे एक कमरे में बैठ के हम बात कर रहे हैं, माहौल का पता चलता है, उस हिसाब से टोन होती है। हमारा टोन अलग होता है। अगर वही कहीं ग्राउंड में बैठा है तो उसका टोन अलग होगा। वो चैलेंजिंग, वो बहुत चैलेंजिंग था, बिकॉज यू हैव टू थिंक, बिकॉज अदरवाइज आपको फिर से आना पड़ेगा, फिर से वो करना पड़ेगा, अरे इसमें ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। तो लैंग्वेज के हिसाब से चैलेंजिंग लगा ओपनहाइमर डब करना? नहीं, बिकॉज इंग्लिश लैंग्वेज था एंड इंग्लिश टू, मतलब हम हिंदी में कर रहे थे तो नहीं, लैंग्वेज मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके के डायलॉग्स थे उसमें, जिस तरीके का टॉपिक वो लोग टच अपॉन कर रहे हैं, है ना? और डायलॉग बड़े भारी भारी डायलॉग्स हैं, है ना? यस, क्योंकि टॉपिक ही इतना भारी है। इंटेंस। तो कभी वॉइस आर्टिस्ट को जो कंटेंट जिस टॉपिक पे बना है उसकी वजह से स्ट्रगल करना पड़ता है? तुमने कभी ऐसा महसूस किया है? हाँ, अप टू एन एक्सटेंट करना पड़ता है, बिकॉज आपको फिर आपको अपनी लैंग्वेज में उस लाइन पर आपको वो पंच आना चाहिए। वो क्या बोलते हैं उसको, वो Impact डायलॉग है। का जो इम्पैक्ट है वो आपको भी तो क्रिएट करना है। करेक्ट। और जब तक वो समझोगे नहीं। हाँ, इसीलिए मैंने कहा कि कोई लाइन अगर एक फनी इंग्लिश में अगर एक लाइन फनी है तो आपको वही लाइन हिंदी में भी फनी बनाना पड़ेगा, बिकॉज आपके जो सामने वाला एक्टर है वो हंस रहा है। करेक्ट। और आपने उसको ट्रांसलेट करके बोल दिया और वो हंस रहा है, तो आप कैसे रिलेट कर पाओगे? अरे इतनी नॉर्मल सी बात पे कैसे हंस रहा है? करेक्ट। तो हेंस राइटिंग बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड राइटिंग के बाद आर्टिस्ट और सो बेसिकली डायरेक्टर, आर्टिस्ट और इंजीनियर की तो एक टीम होती है। तो मैं तीनों को ही आर्टिस्ट बोलूंगा, बिकॉज दैट्स द टीम, है ना? तो हमको एक सिंक में हमको चलना ही पड़ता है। अगर डायरेक्टर और इंजीनियर और आर्टिस्ट तीनों एक अलग दिशा में चल रहे हैं तो हो गया उधर। बट दे सो ऑल थ्री ऑफ देम दे आर आर्टिस्ट। तो हम तो एक है, प्लस राइटर हैज टू कन्वे एंड आर्टिस्ट हैव टू डिलीवर। करेक्ट। करेक्ट, बिल्कुल तो सही ये बोल रहे हैं। कहीं आर्टिस्ट अगर मिस कर जाता है तो डायरेक्टर हैज टू टेल हिम कि भाई ऐसा बोल। नेटफ्लिक्स में तुमने बहुत अच्छी अच्छी फिल्म्स एंड सीरीज की हैं। जैसे तुमने जेमी फॉक्स को तुमने डब किया है बूटी कॉल में नेटफ्लिक्स के लिए। ओह गॉड, वो कैसा ऑडिशन हुआ था, कैसा? हाँ, सो अभी जो भी एफ्रो कैरेक्टर्स होते हैं उन पे काफ़ी कहीं ना कहीं मेरी आवाज़ बैठ जाती है उन पे। एंड दिस वाज यंग जेमी फॉक्स, आई थिंक 94 की कुछ फिल्म है ये। ओह गॉड, उसकी एनर्जी मैच करते करते मेरी एनर्जी निकल गई, बिकॉज ये दे आर वेरी हाई ऑन एनर्जी। तो बहुत टाइम लगा, एंड प्लस एक प्रेशर था कि मैं जेमी फॉक्स को डब कर परफॉर्म करना है, उसे मैच करना, तो ओह माय गॉड। बट नाइस। बट कैसा अच्छा हुआ है, बहुत सब मजा पसंद आया। आया हाँ, सब? मेरी एक बहुत मेरा एक फेवरेट शो था जो मुझे बहुत पसंद था, जिसका नाम था डेयरडेविल, जो नेटफ्लिक्स पे था। वो अभी निकल गया है। डेयरडेविल निकल गया क्या? डेयरडेविल निकल गया अभी, आई थिंक इट्स ऑन सम अदर चैनल। डेयरडेविल में तुमने ये किया है ना अपना फॉगी नेल्सन? हाँ, वो प्रॉपर बकायदा ऑडिशन कैरेक्टर था मेरा, फॉगी नेल्सन। हाँ, और मुझे बहुत मजा आता था वो करने, बिकॉज शो भी बहुत बढ़िया था वो। ब्लू आई समुराई में रिंगो को तुमने रिकॉर्ड किया। हाँ, तो ये ऑडिशन हुआ था? रिंगो का ऑडिशन नहीं था। द रिक्रूट में तुमने यानुस ही बोलते हो, करेक्ट? तो कभी पैनिक अटैक हुआ है? मुझे तो 2019 से लगातार हो रहा है, आदत पड़ जाती है। गुड लक। वर्जिन रिवर में प्रीचर। तुम्हें अपनी प्रॉब्लम सुलझानी होगी, समझना होगा यहाँ क्या चल रहा है। साउंड ट्रैक
जी, पॉल जेम्स। पॉल जेम्स। म्यूजिक से रिलेटेड थी नहीं, मूवी? म्यूजिक से रिलेटेड नहीं थी। तो बेसिकली उसमें वो जो बंदा था, ही वाज अ स्ट्रगलिंग म्यूजिशियन, एंड सो इट वाज अ लव स्टोरी बेसिकली। म्यूजिक से बैकड्रॉप था। हाँ, काइंड ऑफ, बट इट वाज मोर और लेस अ लव तुम्हें कौन स्टोरी। से कैरेक्टर्स करने पसंद आते हैं जिसमें मतलब थोड़ा सा एक्शन होता है, रिएक्शंस ज्यादा होते हैं, या इमोशनल डायलॉग्स ज्यादा होते हैं? इमोशनल एंड थ्रिलर्स। थ्रिलर्स भी? हाँ, हालांकि मैं इतना देखता नहीं हूँ थ्रिलर्स, बट बट मुझे डब करने बहुत मजा आता है बिकॉज उसमें बहुत परफॉर्मेंस होता है। नाइस 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 यार, बहुत अमेजिंग अमेजिंग तुमने शो किया। द ऑर्डर किया है तुमने नेटफ्लिक्स का, ना स्नीकर हेड्स किया है। देखो मुझे कुछ करना होगा और वो भी बहुत ही जल्दी, नोरी। कितने हैं तुम्हारे पास? $300। और कितने चाहिए? 5,000। ओ, तो तुम्हें लगता है मैं जादूगर हूँ फिर? शायद जादू ही मुझे बचा सकता है। द बॉय नेक्स्ट Boy डोर, Next Door। दोनों में तुमने डेविड और नोआ किया, बॉय नेक्स्ट डोर में। द वन में मार्क किया है तुमने। अच्छा, तुमने कुछ इंग्लिश वॉइसेस भी किए हैं हिंदी के उसमें? हाँ, हिंदी के अपने ओटीटी में जो इंडियन Indian, सीरीज है, हाँ, जैसे हाँ। फर्जी में तुमने शेखर को इंग्लिश जी, में किया जी। है। क्लास ऑफ 83 में तुमने शुक्ला हाँ, हाँ। नेटफ्लिक्स में जो इंग्लिश वॉइस हो तुम हो। तो जो इंडियन इंग्लिश करने में तुमने तो पहले इसमें महारत हासिल कर ली थी, शुरुआत तुम्हारी इसलिए भी तो तुम्हारे लिए तो बिल्कुल आसान गेम होगा। नहीं, अभी डिफिकल्ट हो गया है। हाँ, अभी डिफिकल्ट हो गया है बिकॉज अभी अगेन वो, सो बेसिकली माइंड बहुत ब्यूटीफुल चीज है, वो स्विच करते रहता है। तो अभी अभी तभी क्योंकि मैं इतना इंग्लिश करता था कि मैं इंग्लिश से कंफर्टेबल हो गया था। अभी क्योंकि मैं इतना हिंदी करता हूँ, मैं हिंदी से कंफर्टेबल हो गया हूँ। तो अभी इंग्लिश में मुझे थोड़ा देखना पड़ता है लाइन्स, बिकॉज अगेन वो जो पंचेस है, वो जो डायलॉग है, वो हिंदी में है। और आजकल जो नेटफ्लिक्स पे है, आजकल लैंग्वेज थोड़ा न्यूट्रलाइज हो गया है। लैंग्वेज थोड़ी गालियां होती हैं लैंग्वेजेस में, तो वो इम्पैक्ट आपको अभी इंग्लिश में लाना है। इंग्लिश कीपिंग दैट एसेंस ऑफ इंडियननेस, क्योंकि इंडियन शो है ना, हाँ, कि इसलिए वो इंडियन लोगों से ही इंग्लिश करवाते हैं, वो फॉरेन से नहीं करवाते हैं इंग्लिश, ताकि वो कंटेंट ओरिजिनलिटी वाला फ्लेवर दे, वही इंग्लिश लगे। राइट। लेकिन उनको अभी जैसे इंग्लिश अगर वो डब करते हैं, सो दे वांट इट टू बी अ लिटिल सटल आल्सो, सो दैट बिकम्स अ बिट चैलेंजिंग बिकॉज आपके सामने वो जो एक्टर है, वो अगर चिल्ला रहा है, वो अगर झटके दे रहा है, तो आप सटल वे में तो वो नहीं कर सकते। तो वो थोड़ा उसको मैच करने में मैंने बहुत ज्यादा तो नहीं किया था इंग्लिश, लेकिन जमतारा में मैंने जो मेन लीड है उसका सनी, वो मैंने किया है। वाओ, मजा आया उसको करने में। वो भी वैसा तो बहुत देसी पना है ना, बट इंग्लिश में बोलना भाई तो चैलेंजिंग है। तुमने सही बोला, चैलेंजिंग है। तो मैंने एक फिल्म में विक्रांत मस्से को भी डब किया था। अच्छा, हाँ, अरे वाह, वेरी नाइस। उसकी शुरुआती फिल्मों में से एक है। उसकी शुरुआती फिल्मों में से एक कोंकणा सेन है शायद उसमें। यार मुझे एक बात बताओ, अब जैसे हरीश एआई आ रहा है, काफी लोग एआई यूज कर रहे हैं, राइट, अपनी वॉइसेस भी डाल रहे हैं एआई में, वॉइस आर्टिस्ट। तुम्हें क्या लगता है ये एज ए वॉइस आर्टिस्ट ये एक नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा, ये एक थ्रेट है? हाउ डू यू टेक इट? टू बी ऑनेस्ट, टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी से आप जीत नहीं सकते, एंड इफ द कंट्री इज एक्सेप्टिंग इट, वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। तो या तो इसके साथ चलना पड़ेगा हमें, या तो फिर देखना पड़ेगा कि हम क्या कर सकते हैं, व्हाट एल्स वी कैन डू। हाउएवर मुझे इन टर्म्स ऑफ करियर एज अ वॉइस आर्टिस्ट नहीं, इन टर्म्स ऑफ कि हाउ वी कैन यूज इट, use technology in our advantage and grow with it. Correct. Because ये तो क्या है, AI grow हो ही रही है. Correct. It's like कंप्यूटर से पहले फाइलें हुआ करती थी, सब कुछ मैनुअल हुआ करता था, तब लोगों को लगता था कंप्यूटर आ जाएगा, सबका काम कर देगा, बट देन ऐसा हुआ तो नहीं ना. दिस इज पर्सनली माय ओपिनियन. नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हो. कुछ और AI की मदद से हो सकता है, कुछ और नई अपॉर्चुनिटी खुल जाए, कुछ ऐसी चीजें हो जाएगी जो हमको पता ही नहीं है अभी तक, हमारे सेंस में ही नहीं हो, जैसे काम आसान हो जाए, या पता नहीं. ये बहुत अभी भी एक ग्रे एरिया है. तो बट ठीक है, यू आर वेरी पॉजिटिव अबाउट इट. हाँ, ऑलवेज बीन पॉजिटिव अबाउट थिंग्स. मुझे फर्क नहीं पड़ता. सही है. नाइस.
सही है ब्रो, काफ़ी हमने अच्छी बात है कि मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस लेता हूँ, उसके बाद हम रैपिड फायर राउंड करेंगे। वाइफू लिस्ट बोलते हैं, जब कोई कैरेक्टर आपको दिया जाता है और आपको पता चलता है कि ये बहुत डिफिकल्ट हो, तब उस चीज़ को कैसे फेस करते हैं? फील करते हैं या सोच कर करते हैं, इसको हल्के नहीं ले सकते या ध्यान से करना पड़ेगा? प्लीज़ एक्सप्लेन दैट सर, एंड थैंक्स सर माइटी गाय को इतनी अच्छी वॉइस देने के लिए। तो वाइफू ये पूछते हैं, वो एक एक कैरेक्टर जब कोई डिफिकल्ट होता है तो क्या प्रोसेस रहता है? हालांकि हमने बात की है, लेकिन एक बार और आप बताओ हरीश। तो सबसे पहले तो मैं अगर डिफिकल्ट कैरेक्टर है, मुझे समझ रहा है, तो जो करवा रहा है उससे बोलता हूँ भाई एक प्याली चाय पिला दे। तो शांति से चाय पी के मुझे सोचने दे कि इसका कर क्या सकते हैं। फिर तो कुछ नहीं, एक बार दो बार आपको देखना पड़ता है, लाइनें पढ़नी पड़ती है या सो मेरी एक आदत है, मैं जब भी जाता हूँ पहले पूछ लेता हूँ कि भाई स्टोरी क्या है, बढ़िया, ये कैरेक्टर कर क्या रहा है, या ये जो फिल्म है या सीरीज है इसमें हो क्या रहा है, ये लोग कौन है, ये लोग यहाँ क्यों हैं, ये लोग कर क्या रहे हैं, ये कैरेक्टर क्यों क्या कर रहा है, ये इसका दोस्त है तो ये इसका दुश्मन क्यों है, व्हाट इज द बैक स्टोरी। तो ये इतना जब दिमाग में आ जाता है, तो आपको इतना आपको जब पता चल जाता है तो आपको एक कैरेक्टर का फील पता चल जाता है कि भाई ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या ये सरकास्टिक है या इसका टोन ऐसा रहेगा। तो आप एक आपके दिमाग में एक एक छवि बन जाती है, प्लस बाकी सारा तो आपके सामने ही है, तो आपको फिर देखना है। और वो एक तो बेसिकली एक टेम्पलेट सेट हो जाता है करने से पहले, कैरेक्टर का टेम्पलेट आपके दिमाग में। फिर जब वो डायलॉग बोलता है फिर उसको आप उस तरीके से लोकलाइज करके, राइट। क्योंकि अभी जैसे एक कोई तो सीरीज थी, उसमें मुझे किसी ने बताया कि ये कैरेक्टर है जो आगे जाके विलन बन जाता है। तो मुझे फिर पता चल गया कि स्टार्टिंग में इसको एक्स्ट्रा स्वीट रखना है, मतलब एक इसमें नहीं, बिकॉज ये आगे विलन बन जाएगा, ताकि वो चेंज ओवर में आसानी हो, एंड देन तो वो सही है। मतलब कुछ भी करने से पहले थोड़ा सा आप उसको थॉट प्रोसेस दो इन टर्म्स ऑफ टू अंडरस्टैंड दैट कैरेक्टर, है ना? तो कुछ भी डिफिकल्ट भी हो तो आसान हो जाता है, इजी हो जाता है। जस्ट डिग डीपर अ बिट, about the story, about the character. Yes. Very nice. Mythic Devil भी पूछते हैं, हरीश सर, do voice artists feel anxious about whether they will get to dub the same character in a sequel like you did for Foggy in Daredevil after years? Would love to hear a bit about that. Yeah. लेकिन इनको तुमको लग रहा है कि फॉगी डेयरडेविल में आप किया क्या? नहीं, मैंने मतलब नेटफ्लिक्स के लिए मैंने किया था, बट अभी मैं नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ, एनीथिंग कैन बी द रीजन, बट तभी तो आई वाज सो 3 मेन कैरेक्टर्स हैं उसमें, एक डेयरडेविल, एक फॉगी नेल्सन, दूसरी है कैरन। तो हम तीनों के ऑडिशंस हुए थे। तो वी आर ऑडिशन फॉर नेटफ्लिक्स, और नेटफ्लिक्स के लिए हमने जो भी सीजन्स थे, जितने भी सीजन्स थे, हमने डब किया था। बट नए अभी जो हो रहा है उसमें मैं नहीं कर रहा। लेकिन प्रोडक्शन हाउस भी दूसरा होगा, मतलब जो डब करा रहा वो भी अलग, वो भी दूसरा है, और मे बी उन्होंने या तो चेक नहीं किया होगा, या तो एनीथिंग कैन बी। मतलब कैरेक्टर सेम है तो मुझे लगता है एक बार कि देख लेना चाहिए, क्योंकि नेटफ्लिक्स में सब कास्टिंग तो रहती ही है। एग्जैक्टली। और द बेस्ट पार्ट अबाउट नेटफ्लिक्स इज अभी बहुत सारे शोज एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो पर जाते हैं, मतलब एक सीजन, मतलब अगर चेंज हो जाता है, अगर वेंडर्स चेंज हो गए तो सो बकायदा कास्ट लिस्ट भी जाती है। तो मैंने ऐसे 2 सीरीज थी मेरी पहले की नेटफ्लिक्स की, जो मतलब हुई, पहले एक वेंडर के पास हुई, फिर दूसरे वेंडर के पास हुई, बट आई हैड नो प्रॉब्लम, दे कॉल्ड मी कि आपका नाम है, आप आइए कीजिए, तो वैसा। बट ये इस बार नहीं हुआ, बिकॉज इट वाज नॉट द चैनल वाज डिफरेंट एंड द वेंडर वाज डिफरेंट ऑब्वियसली। नंदिनी कुमारी बोलती हैं कि सर माइट गाय हमारा फेवरेट है, लव यू, एंड आपको माइट गाय करके कैसा लगा? लव फ्रॉम हरियाणा। वाह, सारे सवाल माइट गाय के लिए हैं भाई। माइट गाय करके मुझे बहुत मजा आया। इनफैक्ट मैं माइट गाय को, अभी ऐसा हो गया है कि मैं रात, मतलब आप नींद से उठा लो, मैं माइट गाय कर सकता हूँ। इतना घुस चुका तो इतना आ चुका है मेरे डीएनए में। बट कैरेक्टर ही वैसा है, मुझे बहुत मजा आता है। अगर वो ये कैरेक्टर है जिसे मैं करना चाहूंगा डे इन डे आउट, वो माइट गाय। हाँ,
क्योंकि मुझे सोचना ही नहीं पड़ता, मुझे पता है वो कैसे बोलेगा, क्या बोलेगा, उसके हाव भाव क्या होंगे। यंग लॉर्ड 02 बोलते हैं माइट गाय को डब करके कैसा लगा, आपने अभी सुन लिया होगा, और फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके, ये पूछ रहा है। फ्यूचर प्लान्स तो इतने हैं कि क्या ही बताएं। बहुत फ्यूचर प्लान कभी मिलो तो आराम से बैठ के बताएगा हरीश। बहुत लंबी लिस्ट है फ्यूचर प्लान्स की तो। नहीं, बट थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन। हाँ, कुछ बताना चाहते हो अपने फ्यूचर प्लान्स? कुछ नहीं, थोड़ा बहुत ट्रैवल करना है, ढेर सारा पैसा कमाना है, लग्जरियस लाइफ जीनी है, और क्या है, फ्यूचर प्लान सबके वही होते हैं। रणवीर सेठ ने बोला हाय हरीश भाई, आई एम रणवीर सेठ, बस इतना ही। हाय रणवीर सेठ, आई एम हरीश भाई। पोस्ट अड्डा 1 बोलता हाय सर, आई एम अमन एंड माय क्वेश्चन इज कि मैं वॉइस एक्टिंग करना चाहता हूं, तो प्लीज आप शॉर्ट में बता सकते हैं कि मुझे क्या क्या करना चाहिए। लव यू सर। कुछ सजेशंस आप देना चाहते हैं जो ऐसे वॉइस एक्टिंग करना चाहते हैं, अभी आना चाहते हैं? एक ही सजेशन है मेरा सबके लिए, कॉन्टैक्ट अमित, चैनल 176। तो नहीं, वो मुझे कोई भी पूछता है तो मैं आपकी तरफ गाइड कर देता हूँ, बिकॉज मुझे पता है आप भी वर्कशॉप्स लेते हो। तो अभी तो नहीं ले रहा, मैं लेता था, लेकिन ठीक है। वो क्या कहते हैं, अभी ना यार हर दिन कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, चीजें बदल रही हैं, अप्रोच बदल रही है, काम करने का तरीका बदल रहा है। एब्सोल्युटली, और सब कुछ बहुत फास्ट हो रहा है, बहुत फास्ट हो रहा है। एक्स फायर गेमिंग 725 पूछते हैं कि व्हाट थिंग अबाउट माइट गाय ही लाइक्स मोस्ट? हिज हार्ड वर्क एंड हिज कॉन्फिडेंस। ओके, तो यश सक्सेना आपसे पूछ रहे हैं कि हाउ द वॉइस आर्टिस्ट चेंजेस देयर वॉइस फ्लो अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टर व्हिच ही और शी इज गिविंग। थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग पॉडकास्ट विच आर एंड वाइब्स। तो ये जनरलाइज्ड क्वेश्चन नहीं है, ये हर जॉनरा का इसका अलग जवाब होगा। तो अगर मैं लाइव एक्शन की बात करूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनिमेज और कार्टून्स, अगर मैं लाइव एक्शन की बात करूं तो इट बिकम्स वेरी इजी, बिकॉज सामने आपके कैरेक्टर है, वो बोल रहा है, उसका इमोशन है और उसका पिच है, कहाँ खड़ा है, किससे बात कर रहा है, क्या कर रहा है, तो सारा आपके सामने पूरी रेसिपी है, राइट? आप उसको उसके इमोशंस को आपको मैच करना है, उसके पिच में आपको बोलना है, तो आप वॉइस चेंज पे ध्यान ही नहीं दोगे। तो ये मैं हमेशा से, ये मेरा मानना है कि सब लोग पहले बोलते थे कि वो वॉइस आर्टिस्ट बनने के लिए आपको एकदम बेस वॉइस होने की जरूरत है, या आपको ऐसे बात कर, नहीं, बेसिकली आप एक परफॉर्मर है, आपको उस कैरेक्टर को निभाना है जैसे उस कैरेक्टर को ओरिजिनली निभाया गया है। That's it. It's as simple as that. Correct. And the best part is voicing has nothing to do with the good voice. Correct. Every voice is good. Correct. All you have to do is emote, perform. That's it. वेरी वेल सेड यार, वेरी वेल सेड। मैं भी सबको यही बोलता हूँ, भाई वॉइस कैसी हो छोड़ दो, परफॉर्मेंस कैसी वो दो। हाँ, वो तो, देखो। तो अगर आपने उसका पिच समझ लिया, उसका हाव भाव समझ लिया, उसके इमोशन समझ लिए, तो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं ना, आप उस पर फोकस करो, अपने आप चेंज। आप जब आप रोते हो तो ऐसे करके थोड़ी बात करते हो, आप रोगे तो आपकी आवाज में वो नमनेस होगी, ऑटोमेटिकली आएगी, आपने चेंज नहीं की है। इट्स द इमोशन दैट विल गेट यू दैट वॉइस, राइट? करेक्ट। हाँ, तो इट्स द इमोशन, बेसिकली इट्स योर परफॉर्मेंस। अगर आपने उसको निभाया है तो आपको पता भी नहीं चलेगा आपकी वॉइस चेंज हो रही है, और वो अलग अलग जगह पर चेंज होती रहेगी। बहुत सही है, बहुत सही है। ये तुमने वही बात बोली है जो मैं सबको बोलता हूँ कि आपकी प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए कि आपको सोचना ना पड़े कि मेरे को कौन सा शॉट लेना है, राइट, है ना? राइट। जैसे तुम तो फुटबॉल प्लेयर हो, तो कब मेरे को टैकल करना है, कब मेरे को उसको पास करनी है बॉल, ये सोचता थोड़ी है, इमीडिएटली चल रहा अपने आप होगा, यहाँ से गया इधर, आगे गया लेफ्ट पास ले, फिर इधर जाके मेरे को पास लेके गोल मारूंगा, राइट। ये जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक वो अपनी एक दूसरे के साथ खेलोगे तब तक नहीं पता चलेगा। वैसे मैं क्रिकेट का एग्जांपल देता हूँ। हाँ। तो ये प्रैक्टिस जितनी हम करेंगे, जैसे यू हैव बीन प्रैक्टिसिंग सिंस जब तुम इस इंडस्ट्री में नहीं आए थे, कि तुम सीखते रहते थे, करते रहते थे, कुछ नया चीज मिल रहा है उसको सीखो। तुमने थिएटर ज्वाइन किया, राइट, तो उसमें तुमने बहुत सही बात बोली कि वो इमोशन जब पकड़ लोगे ना, तब तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तुम रोने भी लग गए। हाँ, और वो परफॉर्मेंस वैसी आ जाएगी, और वॉइस भी चेंज हो गई, वॉइस भी चेंज हो जाएगी। हाँ, तो बहुत अच्छी बात बोली यार हरीश तुमने। और ये सीखने वाली बातें हैं कि वर्क ऑन योर क्राफ्ट, अपने आप हो जाएंगी चीजें, फिर मक्खन की तरह, नदी की तरह बहेगा तुम्हारे इमोशन, तुम्हारे डायलॉग, तुमको जो करना है, अगर तुम उसका बेसिस स्ट्रांग रखोगे
है ना? बिकॉज जस्ट आई विल जस्ट ऐड टू दिस कि अगर वॉइस पे फोकस किया ना तो परफॉर्मेंस छूट जाती है. करेक्ट, करेक्ट. इट्स ऑलवेज द परफॉर्मेंस. यस, सुपर ब्रो, मजा आया बात करने में. तो अभी हम एक हरीश के साथ करते हैं अपना रैपिड फायर राउंड. कुछ क्वेश्चंस हैं. तो मेरे रैपिड फायर ऐसे नहीं कि वन लाइनर वन वर्ड वाले हों. हो सकता है तुम एक दो लाइन में भी जवाब दो उसका. ठीक है. ठीक है, शुरू करें. जी. तो पहला डबिंग प्रोजेक्ट की पहली लाइन याद है तुम्हें? नहीं. पहला डबिंग प्रोजेक्ट याद है? हाँ, मूवी का नाम याद नहीं, बट HBO की मूवी थी, इंग्लिश मूवी थी, जो धनेश के साथ की थी, जैसे हमने बात की अभी. अच्छा, हाँ, हाँ, ठीक है. उतना याद है. एक कैरेक्टर जिसको डब करने का चांस मिले तो आप अभी हाँ कर दोगे तुरंत? आयरन मैन को करो, रॉबर्ट डाउनी जूनियर. क्या आयरन बात मैन है. को. एनिमे या हॉलीवुड डबिंग किसमें करने में ज्यादा मजा आता है? हॉलीवुड लाइव एक्शन. वो एक डायलॉग जो लोग बार बार आपसे बुलवाते हैं. माइट गाय का एक डायलॉग होता है, कहते हैं कि माइट गाय का कोई डायलॉग कह दो. अगर आपकी आवाज किसी सुपर हीरो के लिए यूज होती तो वो कौन सा हीरो होता? वैसे तो मैं टाइटंस में सुपर बॉय को डब करता डब हूँ. करते ही हो. वो भी एक सुपर हीरो है. यहाँ लोग मेरे बारे में जो भी कहते हैं मैं सब सुन रहा हूँ. वो मुझे कभी भूलने नहीं देंगे कि मैं क्या हूँ. बट अगर किसी को करना होता तो दैट वुड बी रॉबर्ट डाउनी जूनियर, आयरन मैन. सबसे इमोशनल सीन जो आपने कभी डब किया हो याद है? तो वो एक सीरीज थी, मार्वल की थी, जेसिका जोन्स करके. तो उसमें एक कैरेक्टर करता था मैं, जेम्स करके, आई थिंक जेम्स नाम था उसका, जो उसको मिलता है हु इज अ ड्रग एडिक्ट एंड देन ही बिकम्स हर अटर्नी. तो जब वो ड्रग एडिक्ट होता है और वो रो के उसको बोल रहा है कि मुझे निकालो इससे बाहर. सो वो और यही सीन जब मैं उसका ऑडिशन दे रहा था, इसी सीन पे मैंने वो ऑडिशन दिया था. अच्छा. तो ये जो सीन है ये बहुत ही, सो बेसिकली वो नशे में भी है और गिल्ट में भी है और इमोशन भी है. वो रो भी रहा है. एंड प्लस सिंस वो नशे में है, बिकॉज वो नशे में है और वो रो रहा है, वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहा है, बट उसको वो बोलना भी है और वो बोल भी नहीं पा रहा है. तो वो बहुत सारी चीजें हैं उस सीन में. उस जेसिका जोन्स करके वो सीरीज थी, नेटफ्लिक्स की थी. अगेन अभी आई थिंक नहीं है वो नेटफ्लिक्स पे. आई डोंट नो पुरानी. अगर वॉइस एक्टर नहीं होते हरीश तो अभी क्या कर रहे होते लाइफ में? कुछ ना कुछ तो कर ही रहा होता, बट साइड बाय साइड में एक फुटबॉल कोच तो होता. क्या बात है. वही 9 to 5 कर रहा होता किसी कंपनी में. बच्चों को फुटबॉल सिखा रहे होते. हाँ, बट साइड बाय साइड वो सिखा रहा होता कुछ Nice. लाइसेंसिंग वगैरह करके. आई डोंट नो. अपनी जर्नी के लिए कोई एक वर्ड जो आपकी जर्नी को, अभी तक की जर्नी को डिफाइन करता है? लर्निंग. क्या बात है यार, बहुत सही. आगे भी कोशिश यही रहे. अमेजिंग है. आज का हमारा अच्छा पॉडकास्ट है, ये लर्निंग पे बेस्ड है. और इसका जो क्रक्स है, इसकी जो आत्मा है वो लर्निंग है, जो हरीश की बातों से हमें पता चली होंगी. और इस पॉडकास्ट से भी आई एम श्योर आपको भी काफ़ी लर्निंग मिली होगी. और हरीश की जो जर्नी रही है वो हमारे लिए, सबके लिए बहुत ही इंस्पायरिंग है. और थैंक यू सो मच हरीश, विचार एंड वाइब्स में आने के लिए. थैंक यू अमित, मुझे बुलाने के लिए. अरे भाई, बहुत दिनों से पेंडिंग था ये. और ये हमारी तरफ से, विचार एंड वाइब्स की टीम की तरफ से आपको एक छोटा सा तोहफा. थैंक यू सो मच. वाओ भाई, चलता है वो. वाओ, शो पीस नहीं है. वाओ, ब्यूटीफुल यार, बहुत ही बढ़िया. थैंक यू सो मच. तो हरीश, जाते जाते ना विचार एंड वाइब्स की जनता को बोल दो, एक तो सबसे पहले शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करने के लिए बोलना. और कुछ तुम जो हमारे व्यूअर्स है, जो लिसनर्स है, उनको कुछ बोलना चाहोगे? नॉट स्पेसिफिकली अबाउट डबिंग एंड ऑल, बट इन जनरल लाइफ में चीजें, जो भी तुम मैसेज देना चाहो, बोलना चाहो. सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि विचार एंड वाइब्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए. अमित को इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए प्लीज. मैं ज़्यादा पोस्ट नहीं करता, मुझे सीखना है वो पोस्ट करना, ये करना. मैं ज़्यादा नहीं करता, तो पता नहीं मेरे अंदर वो होता ही नहीं है. मैं सो दैट्स हाउ आई एम. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं तो अपने एक्सपीरियंसेस से बस यही बोलूँगा कि जस्ट कीप लर्निंग यार, कीप ग्रोइंग. वन थिंग विल लीड टू अनदर. जस्ट कीप ग्रोइंग एंड जस्ट ट्राई टू एक्सप्लोर व्हाटएवर यू आर डूइंग. और कुछ नहीं है उससे ज़्यादा. उसी में कुछ ना कुछ मिल जाएगा, और उसी में मिल ही जाता है. एक चीज़ मेरी मदर ने मुझे बहुत अर्ली एज में बोला था कि तुम्हारी पढ़ाई और तुम्हारा मेहनत हमेशा साथ देगी. तो आप जितना
मेहनत करो, मेहनत करोगे, सीखते जाओगे, आप कहीं ना कहीं पहुंच ही जाओगे। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया है। एंड आई एम श्योर आप लोगों को भी इस एपिसोड को सुनने के और देखने के बाद ये रियलाइज हो चुका होगा कि सीखना कभी नहीं छोड़ना है और मेहनत करना कभी नहीं छोड़ना है, बाकी तो सब कुछ हो जाएगा। तो विचार एंड वाइब्स का ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके बताओ। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो भैया, शेयर करो उसके साथ ये पॉडकास्ट जिसको आपको लगता है सुनने की ज़रूरत है, और हरीश भाई की जर्नी उनके साथ शेयर कीजिए। हरीश, थैंक यू सो मच मेरे भाई विचार एंड वाइब्स में आने के लिए। फॉर कॉलिंग मी, Thank you. फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सी यू।